एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि वन शॉट रिवीजन, जो कि है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर के परिचय को जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने हैं। चलिए तो जानते हैं इस चैप्टर के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र का अर्थ। भाई चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। उसके बाद हम जानेंगे अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी थी, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में, क्या क्या वो विशेषताएं हैं जिनके जरिए लोकतंत्र लोकतंत्र माना जाता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र में जनता नेताओं को चुनती है और वही नेता जो है प्रमुख फैसले जो है शासन संबंधी प्रमुख फैसले लेते हैं, यानी शासन संबंधी प्रमुख निर्णय लेने में किसकी भूमिका होती है, नेताओं की भूमिका होती है। आगे देखें, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के बारे में जानेंगे। भारतीय लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में भारतीय शासन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले चुनाव के द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वो चुनाव जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से होता है। जी हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किस तरीके से, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं, जनता अपने नेता को स्वयं चुनती है, तो जनता नेता को चुनने में स्वतंत्र है, अपने वोट का प्रयोग करने में, अपने मत का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। और निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है भाई, निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये है कि जनता अपने वोट के द्वारा चुनती है, यानी कि हर एक व्यक्ति के वोट के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुना जाता है। सभी के सामने चुनावी नतीजों की घोषणा होती है, सभी के सामने, पूरे देश के सामने मतदान होता है। वो एक अलग बात है कि हर एक व्यक्ति का मत जो है गुप्त रूप से रखा जाता है। कोई व्यक्ति किसी को नहीं बताता है कि हमने किस पार्टी को अपना वोट दिया, और वोट डालते समय भी वहां मौजूद अधिकारियों को भी, वहां मौजूद नेता को भी, वहां मौजूद प्रतिनिधि को भी पता नहीं होता है कि भाई मतदान किस तरीके से हुआ है, मतदान किस पार्टी को गया है, किसको नहीं गया है। तो इस तरीके से जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के द्वारा ही लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखें एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य, एक व्यक्ति के वोट का मूल्य कितना होता है, एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक ही होता है। उसके बाद देखें कानून का राज्य और अधिकारों का आधार, बिल्कुल कानून का राज, यानी कि संविधान का ही राज होता है। जो संविधान में जितने भी कानून हैं उन्हीं के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलाई जाती है और अधिकारों का आदर भी होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को जितने अधिकार दिए हैं, भारतीय संविधान ने भारत की जनता को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का आदर सम्मान भी लोकतंत्र प्रणाली में किया जाता है। आगे देखें तो परिभाषाओं का सारांश भी अपन इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत जिन भी परिभाषाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिन भी शब्दों के बारे में जो भी अपन टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, उनका सार भी देखेंगे। उसके बाद देखें भाई लोकतंत्र ही क्यों, चैप्टर का टाइटल क्या है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र ही क्यों, दूसरा शासन क्यों नहीं। आखिर क्या विशेषताएं हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कि लोकतंत्र ही क्यों अपनाया गया है। भाई लोकतंत्र को ही एक अच्छा शासन क्यों माना गया है, लोकतंत्र को ही एक अच्छी शासन प्रणाली क्यों माना गया है। उसके बाद देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। और गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे। जब लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार दोनों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, तभी हम ये भेद कर पाएंगे, ये अंतर कर पाएंगे कि लोकतंत्र जो है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से किस तरीके से बेहतर है। उसके बाद हम देखेंगे भाई लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क,
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। लोकतंत्र के पक्ष में भी कई बातें हैं तो लोकतंत्र के विपक्ष में भी कई बातें हैं। तो सबसे पहले हम कई सारी चीजें देखने के बाद लोकतंत्र के बारे में जो हमने पहले कई सारी अच्छी चीजें देखी, तो हम इसमें ये बात भी देखेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ लोगों की क्या राय रहती है। तो लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क है और लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क हैं। उसके बाद हम लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ जानेंगे और इस तरीके से जो है हम इस चैप्टर को इन पॉइंट्स के जरिए, इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के जरिए कंप्लीट करेंगे। तो परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है, किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र क्या, डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहलाती है। मतलब डेमोक्रेसी को ही हिंदी में लोकतंत्र और अंग्रेजी में उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी शब्द है। क्या बात कही गई है यहाँ पे, डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी शब्द है, जो कि यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है और यूनानी में डेमोस का क्या अर्थ होता है भाई, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेशिया या डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ भाई, लोकतंत्र। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र का सीधा अर्थ क्या है, लोकतंत्र का शासन, क्योंकि इसमें जनता द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को चलाया जाता है, इसलिए इसे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहा गया है। चलिए अब देखें हम लोकतंत्र के बारे में कुछ और बातें भी हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो शासन का वह स्वरूप है, लोकतंत्र जो है शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। कौन करती है, जनता करती है, वह लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जितने भी शासक हैं, लोकतंत्र में जितनी भी सरकार है, उन सभी का चुनाव किसके माध्यम से किया जाता है, जनता के माध्यम से ही किया जाता है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। व्यक्ति अपना वोट अपनी पसंद के नेता को स्वतंत्रता पूर्वक देता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। हर वयस्क नागरिक यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर एक नागरिक वयस्क नागरिक कहा जाता है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। क्या बात कही गई है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। तो पहली स्लाइड में हमने जाना कि लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकारें किस माध्यम से चुनी जाती हैं। तो हमने जाना लोकतंत्र जो है लोगों का ही शासन है और लोकतंत्र में शासन जो है, शासन को चलाने वाला व्यक्ति जो है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी गई है। भाई अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी गई है। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो। ठीक है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। क्या बात कही गई है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, यानी कि लोगों की सरकार हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। अब हम जानेंगे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे देखें, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। लोकतंत्र में क्या होता है भाई, लोकतंत्र आम लोगों की भलाई के लिए ही बनाया जाता है और लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन होता है। लोकतंत्र में प्रभु सत्ता लोगों के हाथों में होती है। क्या बात कही गई है इस लाइन में
कि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जो है लोगों के हाथों में ही होती है, लोगों के हाथों में होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनता द्वारा ही सत्ता को चुना गया है, जनता द्वारा ही शासन को, जनप्रतिनिधि को चुना गया है। तो प्रभुसत्ता किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में, क्योंकि लोगों ने जिस शासक को चुन लिया, जिस नेता को अपना शासक बना दिया, वही फिर कुर्सी पर बैठेगा। यानी कि डायरेक्टली किसके हाथ में सत्ता है भाई? प्रभु सत्ता जो है किसके हाथ में है? लोगों के हाथों में है। क्योंकि नेता को बनाना और नेता को नेता ना बनने देना, यानी कि एक व्यक्ति को नेता बनाना या व्यक्ति को नेता ना बनने देना किसके हाथ में होता है? जनता के ही हाथ में होता है। इसलिए जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही शासक होती है। ठीक है, तो जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद ही शासक होती है। आगे देखें, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति है। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति है। क्लियर हो गई इतनी बातें कि अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 विशेषताएं देखी। अब हम देखें, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं भाई। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। जिन नेताओं को आपने चुन लिया, जिन नेताओं की सरकार बन गई, जो नेता चुने गए, जीत गए, फैसले अब उनके ही हाथ में होते हैं। जनता के हाथ में एक फैसला होता है नेता को चुनने का, और बाकी जो प्रमुख फैसले हैं आपके देश के, वो किसके हाथ में हो गए भाई? वो नेता के हाथ में हो गए। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। उदाहरण के साथ अपन इनको समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण अपन लेते हैं पाकिस्तान का। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में 1999 के तख्ता पलट के बाद, 1999 के शासन बदलने के बाद, तख्ता पलट यानी कि सरकार बदलने के बाद, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए। पाकिस्तान में 1999 में जब सरकार पलटी, सरकार बदली, जब तख्ता पलट हुआ, तो उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए। बाद में खुद को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया परवेज मुशर्रफ ने, और संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर, भाई इनने संविधान में बदलाव ही कर दिया। संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिए जिस पर सेना का प्रभुत्व था। भाई क्या हुआ? 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, सरकार बदली, और उसके बाद जो है जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए और उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव करके प्रमुख फैसले लेने के अधिकार जो है एक समिति को सौंप दिए, जिस पर सेना का प्रभुत्व था, वहां की पाकिस्तान की सेना का प्रभुत्व था। तो चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, टाइटल क्या देखा था अपन ने? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। भाई क्यों नहीं थी? क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जो है संविधान में महत्वपूर्ण बदलावों को करके प्रमुख फैसले लेने के अधिकार जो है एक परिषद को सौंप दिए, और उस परिषद पर किसका प्रभुत्व था? भाई सेना का प्रभुत्व था, यानी कि अब सेना निर्णय लेगी। ठीक है, अब देखें भाई, एक उदाहरण हो गया अपना पाकिस्तान का। दूसरा उदाहरण लें हम पोलैंड का। ठीक है, पोलैंड के उदाहरण की बात करें तो इसी प्रकार पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान, पोलैंड में कम्युनिस्ट का शासन था, तो पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे। किसके द्वारा? सोवियत रूस के द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार के द्वारा लिए जाते थे। क्या बात कही गई है भाई? पोलैंड के बारे में बात कही गई है कि इसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में फैसले सेना लेने लगी थी, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में
अधिकार नहीं था, उसी तरीके से पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार द्वारा, ना कि पोलैंड की सरकार में जो निर्वाचित नेता थे उनके द्वारा। उसके बाद देखें, इसीलिए भाई दो कहानी सुनी अपन ने दो देशों की, तो इसीलिए लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। भाई जब लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोगों का शासन, इसमें नेताओं का चुनाव भी जनता ही करेगी, इसीलिए लोकतंत्र में प्रमुख फैसले जो है लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन ने समझा, दो देशों के उदाहरणों के माध्यम से अपन ने समझा कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होते हैं, लेकिन अन्य सरकारों में नहीं होते हैं। चलिए भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के बारे में अब अपन जानेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के बारे में अब अपन जानेंगे। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और मतदान तक पहुंचने वाली निष्पक्ष प्रक्रियाएं, क्या बात कही गई है यहाँ पे? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और मतदान तक पहुंचने वाली निष्पक्ष प्रक्रियाएं, मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं की उचित गिनती और सभी दलों द्वारा चुनाव परिणामों की स्वीकृति शामिल होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में क्या क्या शामिल होता है भाई? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, मतदान तक पहुंचने वाली निष्पक्ष प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तीसरी बात, मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं की उचित गिनती होती है, यानी कि जितनी मात्रा में मतदान किया गया है, जितने लोगों ने मतदान किया है उतनी ही मात्रा में गिनती होगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। और सभी दलों द्वारा चुनाव परिणामों की स्वीकृति भी शामिल होती है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब चुनावी नतीजों की घोषणा करी जाएगी, जो भी चुनाव का नतीजा आएगा, परिणाम आएगा या रिजल्ट आएगा, उसमें सभी राजनीतिक दलों की स्वीकृति होगी, चाहे वो राजनीतिक दल हारे या ना हारे, सभी को वो परिणाम स्वीकार करने पड़ते हैं। एक बार फिर से समझना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, मतदान तक पहुंचने वाली निष्पक्ष प्रक्रियाएं होती हैं और मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं की उचित गिनती होती है, यानी कि जितने मतदाता मतदान करने के योग्य होते हैं, जितने व्यक्ति मतदान करने के योग्य होते हैं, पात्र होते हैं, उनकी ही गिनती करी जाती है, ना एक कम की ना एक ज्यादा की। और ऐसा चुनावी धोखाधड़ी या मतदाता दमन जैसे पहलुओं सहित, यानी कि चुनाव में कोई धोखाधड़ी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब बातें करी जाती हैं। और अंत में जब चुनावी नतीजों की घोषणा होती है, चुनाव का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को, परिणाम को सभी राजनीतिक दलों को जनमत के साथ स्वीकार करना पड़ता है। चलो भाई, अब इसको भी अपन उदाहरण के माध्यम से समझें। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबले को अब अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं चीन का उदाहरण। चीन देश के उदाहरण की हम बात करें तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद, क्या बात कही गई है? चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी भी लेनी पड़ती है। क्या बात कही गई है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेनी पड़ती है? मंजूरी लेनी पड़ती है। और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। भाई उदाहरण क्या है भाई? किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बात हो रही थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले की, लेकिन क्या यहाँ पे आपको चीन में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है?
क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दिखाई दे रहा है? क्या कई अन्य पार्टियां दिखाई दे रही हैं? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी दिख रही है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि संसद जो है, सरकार जो है, किस पार्टी की बनेगी भाई? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी चीन में। और ये बात कॉमन है, भारत में भी संसद के चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं, चीन में भी 5 वर्ष पर हो रहे हैं, ठीक है। और चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। लेकिन भाई चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। और सरकार हमेशा सिर्फ एक पार्टी की ही बनती है, जो है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? ऐसा भारत में नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई राजनीतिक दल होते हैं। हर व्यक्ति को वोट डालने का भी अधिकार है और हर व्यक्ति को चुनाव में उतरने का, यानी कि चुनावी मुकाबले का सामना करने या चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। चलिए अब देखें भाई, दूसरा उदाहरण देखें अपन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले में मैक्सिको का उदाहरण देखते हैं कि क्या मैक्सिको में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को अपनाया गया है। मैक्सिको के बारे में अब हम जानते हैं। मैक्सिको में हर 6 साल में, भाई कितने साल में? मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। वहां कभी तानाशाही या फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई है। कहां पे? मैक्सिको में ना कभी तानाशाही शासन की स्थापना हुई है या फौजी शासन की स्थापना हुई, ऐसी शासन की स्थापना नहीं हुई है। हर 6 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। और परंतु हर बार PRI नामक कौन सा संगठन है मैक्सिको में? PRI कहां पे है भाई? मैक्सिको में जो है PRI नामक राजनीतिक संगठन ही चुनाव जीता था। हमेशा एक ही संगठन चुनाव जीतता है। और वहां विपक्षी दल थे, विपक्षी, ऐसा नहीं कि वहां विपक्षी दल ना हो, मैक्सिको में विपक्षी दल भी थे, परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इस पार्टी के नियंत्रण में होता था। किस पार्टी के नियंत्रण में? PRI के। यहां तक कि विद्यार्थियों को कहा जाता था, मैक्सिको के विद्यार्थियों को कहा जाता था कि वह अपने पेरेंट्स को कहे, यानी कि वह अपने अभिभावकों को कहे कि PRI के लिए ही वोट करें। बच्चे जो खुद वोट देने लायक नहीं हैं, वयस्क नहीं है, पर उनसे भी कहा जाता था कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि PRI नामक पार्टी को ही आप वोट करेंगे। मीडिया, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को PRI के लिए कार्य करना पड़ता था। जबकि मैक्सिको में विपक्षी दल भी हैं भाई, लेकिन वहां PRI नामक पार्टी का ही शासन चलता था, हमेशा उसी की सरकार ही बनती थी। आगे देखें, इसीलिए भाई क्या निष्कर्ष निकल के आता है? इसीलिए केवल चुनाव करवा देना भरी पर्याप्त नहीं है, केवल चुनाव करवा देना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, ना कि चीन के जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो हर वर्ष, और ना ही मैक्सिको जैसे PRI संगठन ही हमेशा जीते। क्या कहा गया है कि इसीलिए चुनाव करवा देना ही भर पर्याप्त नहीं होता कि चुनाव हो गए, लेकिन हमेशा वर्षों तक, सदियों तक एक ही पार्टी का शासन होता है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की भूमिका हमें क्या देखने को मिलती है अन्य देशों के कंपैरिजन में। जब भारत में चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कराए जाते हैं तो उसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है और सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता होती है, जो कि अन्य देशों के उदाहरण जैसे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हमेशा शासन चलना और मैक्सिको की PRI संगठन का हमेशा शासन चलना, ऐसा भारतीय शासन प्रणाली में नहीं होता है कि हमेशा सदियों तक सिर्फ एक ही पार्टी का शासन चलता रहे। चलिए अब देखें भाई, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, क्या बात कही गई है भाई? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक पर्सन होगा, ठीक है, एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और एक वोट का मोल यानी कि वैल्यू भी कितनी होगी? एक ही होगी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल,
विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या होता है भाई? सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को ही वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, क्या बात कही गई कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को ही वोट डालने का अधिकार होता है, उसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने, जितने भी विश्व के 100 से अधिक लोकतांत्रिक देश हैं विश्व में वर्तमान में, तो विश्व के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। परंतु आज भी विश्व के अनेक देशों में सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं, ऐसे कम से कम 100 से अधिक देश हैं, तो ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन विश्व के अनेक देश ऐसे भी हैं जहां पे सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर पुरुषों को अधिकार है वोट देने का, तो महिलाओं को अधिकार नहीं है। इस तरीके के कुछ देश हैं जहां पे हमें अधिकारों से संबंधित असमानताएं दिखाई देती हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित या फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ असमानताएं हमें नजर पे आती हैं। कुछ उदाहरण अपन देखें, कुछ देशों के उदाहरण अपन देखें, तो कुछ समय पूर्व तक, अभी तो ठीक है, कुछ समय पूर्व तक, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, वर्तमान की नहीं, तो कुछ समय पूर्व तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था भाई। सऊदी अरब अरब कंट्रीज का एक देश है, वहां पे जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कुछ समय पहले तक नहीं था। दूसरा उदाहरण देखें अपन, एस्टोनिया में रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया में जो रूसी लोग रहते हैं, रूस के लोग रहते हैं, वहाँ पे रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। जबकि लोकतांत्रिक देश जो हैं, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार को लागू किया है और 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार है। तो ये बात हो गई किस बारे में? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी कि हर एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है और उसकी वैल्यू एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने एक वोट डाला तो उसके वोट की वैल्यू 2 हो, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक व्यक्ति 2 वोट डाल पाए, नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट डालेगा और उस वोट की वैल्यू भी एक ही मानी जाएगी। अब भी एक और एग्जाम्पल देखें अपन फिजी का, ठीक है। चलो भाई, तो अभी अपन ने सऊदी अरब और एस्टोनिया का एग्जाम्पल देखा, अब अपन देखेंगे फिजी का। फिजी में वहाँ के मूल निवासी और भारतीय लोगों के वोटों के मूल्य में अंतर इस बात को इंगित करता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। फिजी में वहाँ के जो मूल निवासी हैं, फिजी के रहने वाले जो लोग हैं और भारतीय लोगों के वोट के मूल्य में अंतर इस बात को इंगित करता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि फिजी में जो भारतीय निवास करते हैं, वहाँ के भारतीय, मतलब फिजी में रहने वाले भारतीय जो है वहाँ वोट देते हैं तो उनके मूल्य में असमानता दिखाई देती है। कहाँ के? फिजी के मूल निवासी, यानी कि नेटिव प्लेस में जहाँ रहते हैं वहीं के निवासी हैं, और भारतीय लोग अगर वहाँ पे निवास करते हैं और वहाँ वोट देते हैं तो फिजी के निवासी और भारतीय मूल के लोगों के वोटों में अंतर पाया जाता है, जो इस बात को इंगित करता है कि कई लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों को समान मताधिकार जो है प्राप्त नहीं है। चलिए अब आगे देखें। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। क्या बात कही गई है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक यानी कि 18 वर्ष, वयस्क नागरिक का मतलब क्या होगा? 18 वर्ष या अधिक उम्र का व्यक्ति, 18 वर्ष या अधिक आयु का नागरिक क्या कहा जाता है भाई? वयस्क कहा जाता है। ठीक है,
तो लोकतंत्र में क्या है भाई, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। 1 पर्सन, ठीक है, 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। 1 पर्सन की 1 वोट हो और 1 वैल्यू हो। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए तो अब देखें अपन आगे, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब हम बात करेंगे कानून के राज और अधिकारों के आदर की। तो यह सुनिश्चित करके एक महत्वपूर्ण कार्य करता है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित हैं और सभी नागरिकों की समानता और गरिमा खतरे में नहीं है। यानी कि जब कानून का राज होता है, संविधान के अनुसार, संविधान के बनाए हुए नियमों के अनुसार जब शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संविधान के अनुसार जब देश का संचालन किया जाता है और हर व्यक्ति के अधिकारों का आदर किया जाता है, तब यह देखा जाता है कि नागरिक राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं जो हैं सुरक्षित हैं। क्या क्या? नागरिक भी स्वतंत्र हैं, राजनीतिक अधिकार भी स्वतंत्र हैं और नागरिक स्वतंत्रताएं भी सुरक्षित हैं और सभी नागरिकों की समानता और गरिमा जो है खतरे में नहीं है, क्योंकि कानून का राज है, संविधान का राज है और सभी व्यक्तियों के अधिकारों का बराबर आदर किया जा रहा है। यानी कि नागरिकों की समानता और गरिमा जो है खतरे में नहीं है। इसको भी अपन कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, अलग अलग देशों के उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे। ये तो बात हो गई किसकी भाई? ये बात हो गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून का राज होता है और हर एक व्यक्ति के अधिकारों का, हर एक अधिकार का आदर सम्मान किया जाता है। अब अपन कुछ देशों के उदाहरण को भी समझते हैं। अब अपन आते हैं जिम्बाब्वे पे। जिम्बाब्वे में 1980 से आज़ादी प्राप्त होने के बाद से, कब से? जिम्बाब्वे में 1980 में आज़ादी प्राप्त होने के बाद से ज़्यादातर समय रॉबर्ट मुगाबे का शासन चला है। आप सभी ने रॉबर्ट मुगाबे का नाम सुना होगा भाई। रॉबर्ट मुगाबे का नाम क्यों सुना होगा? क्योंकि जिम्बाब्वे में 1980 में आज़ादी प्राप्त होने के बाद से कई वर्षों तक, कई सदियों तक जो है किसका शासन रहा है भाई? रॉबर्ट मुगाबे का ही शासन रहा है। वह एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, परंतु चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया जिन्होंने उनकी सरकार का विरोध किया। चुनाव आसानी से नहीं जीते कि जनमत के साथ जीते हों ये चुनाव, सभी की सर्वसम्मति से, सहमति से, सभी की इच्छा से रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे में 1980 से चुनाव जीतते आ रहे हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने भाई मीडिया उन्होंने जो है मीडिया, न्यायपालिका और हर उस संस्था को दबाया जिन्होंने उनकी सरकार का विरोध किया। अगर मीडिया ने इनके विरोध में बात करी कि नहीं इनकी सरकार नहीं बनेगी, या इनकी सरकार और इनकी खामियों की आलोचना करी, इनकी कमियों को जनता के सामने अगर मीडिया लेके आई, तो मीडिया को भी दबाया, न्यायपालिका को भी दबाया भाई, जुडिशरी सिस्टम को भी सरकार ने दबाया, क्योंकि हमारी ही सरकार बननी चाहिए। और जिन्होंने उनकी सरकार का विरोध किया और इस प्रक्रिया में कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का भी अतिक्रमण हुआ। किस तरीके से हुआ? हर एक व्यक्ति का अधिकार है आवाज उठाने का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का। और भाई जब किसी भी शासन की सत्ता जो है, किसी भी शासन को जो है कोई व्यक्ति 40 और 50 साल तक चलाए, तो क्या होगा भाई? क्या वो व्यक्ति हमेशा अच्छे से शासन चलाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति मीडिया को दबा के, जनता को दबा के, न्यायपालिका को दबा के और हर उस संस्था को दबा के जो उसका विरोध कर रही हो और आगे चुनाव जीतता जाए, अपना ही शासन बनाता जाए, तो क्या वो शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कही जाएगी? क्या वो शासन प्रणाली जनता को उनके अधिकार दिलाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ और इसके चलते कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण हुआ। यानी कि जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के द्वारा, रॉबर्ट मुगाबे के शासन के द्वारा ना तो संविधान का राज था, ठीक है, ना ही लोगों के अधिकारों का आदर था। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें ये सारी चीजें एक पॉजिटिव वे में कानून के राज के साथ, संविधान के राज के साथ और अधिकारों के आदर के साथ देखने को
मिलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें कि अतः जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। अतः जरूरी है कि सरकार जो है नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या जरूरी है भाई? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। एक बात, लोगों को सोचने की आजादी हो, अपनी राय बनाने की आजादी हो, सार्वजनिक रूप से अपना विचार व्यक्त करने की आजादी हो, संगठन बनाने की आजादी हो, विरोध करने की आजादी हो और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता हो, तभी वो सरकार, तभी वो शासन, तभी वो देश एक लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाएगा। अब देखें, इसी प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। क्या बात कही गई है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, बल्कि उसे अल्पसंख्यक समूहों की दी गई गारंटियों का भी आदर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार या लोकतांत्रिक सरकार एक बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है। अब जैसे कि मान लें भारत में कई सारे समुदाय बहुसंख्यक समुदाय यानी कि जिनकी आबादी ज़्यादा हो, जिन समुदायों की, जिन कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा हो, और अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि कुछ समुदायों की जनसंख्या कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय कहे जाएंगे, जैसे कि जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब जो हैं कई सारे समुदाय जो हैं अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। तो क्या सरकारें सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा ही बनाई जाती है? अल्पसंख्यक समुदाय की उनमें कोई भूमिका नहीं होती सरकार को चुने जाने की? ऐसा नहीं है। चाहे बहुसंख्यक समुदाय हो चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, दोनों समुदायों की, दोनों कम्युनिटी की भूमिका होती है सरकार को चुनने में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कही गई? तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भी वो गारंटी ले, अल्पसंख्यक समूहों की दी गई गारंटियों का भी आदर जो है उनको करना पड़ता है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के चलते सभी को समानता का अधिकार दिया है। जब सभी व्यक्तियों को वोट देने का समान अधिकार है, सभी व्यक्तियों के वोट का मूल्य एक सा है, तो सरकार को भी सभी व्यक्तियों के साथ समानता का और आदर का व्यवहार करना ही पड़ता है। क्लियर? अब देखें आगे। इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। क्या है भाई? इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। क्लियर हो गई इतनी बात? कई उदाहरणों के माध्यम से अपन ने समझा कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक ही होता है और किस तरीके से हर देश में जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कानून का राज होता है, संविधान का ही शासन होता है, संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है और हर एक व्यक्ति के अधिकारों का जो है आदर किया जाता है। और अगर ऐसा अन्य देशों में नहीं होता है तो उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं और जनता को कितना भुगतना पड़ता है, इसके बारे में भी अपन ने जाना। यानी कि ओवरऑल अपन लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, लोकतंत्र की अच्छी विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं। अब देखें भाई परिभाषाओं के सारांश की अब हम बात करें तो लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। भाई इतना सारा कुछ अभी अपन ने देखा, उसका अपन सारांश देखते हैं। तो सारांश क्या निकल के आता है, समरी क्या समझ में आती है? इन शॉर्ट कहा जाए तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कौन करता है भाई? शासकों का चुनाव लोग करते हैं। किसमें? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में।
लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। जो लोग आपने चुने, चाहे वो संसद में जाके बैठे, यानी कि लोकसभा में जाके बैठे या फिर राज्यसभा में जाके बैठे, या राज्य स्तर की बात करें तो विधानसभा या विधान परिषद में जाके बैठे, चुने आपके द्वारा ही गए हैं। तो शासन के समस्त निर्णय कौन लेते हैं? वही लेते हैं। किस तरीके से? जैसे कि कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, किसी ने पेश किया, ठीक है, तो उसके लिए जो है पारित होने के लिए, पास होने के लिए किसके बहुमत की आवश्यकता होगी? आपके द्वारा, हमारे द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए सांसद, जनता के द्वारा चुने गए संसद सदस्यों का बहुमत होगा, तब वो चीज जो है, वो बिल जो है या विधेयक जो है वो पारित हो पाता है। जब तक संसद के दोनों सदनों से पास नहीं हो जाता और राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते, तब तक वो बिल, वो विधेयक, अधिनियम या एक्ट या कानून का रूप नहीं ले सकता। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर, क्या बात कही गई है? चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को जो है बदल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव में वोट डालने की जिम्मेदारी किसकी है? अपने नेता को चुनने का अधिकार किसके पास है? भाई लोगों के ही पास है। तो चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को जो है बदल सकते हैं। अगर उन्हें सरकार पसंद नहीं आती है तो अगले चुनाव में, आगामी चुनाव में वो अपना वोट किसी और सरकार को देंगे और सरकार बदलने की क्षमता जनता में ही होती है, उनके वोट के माध्यम से। आगे देखें, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। यह विकल्प जो है सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। हर वो व्यक्ति, हर वो नागरिक जिसको सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है, तो हर उस व्यक्ति को ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। और इस चुनाव से बनी सरकार, जो चुनाव हुआ जिसमें जनता ने वोट डाले, जिस चुनाव में जनता की हिस्सेदारी रही, तो इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ठीक है, क्या बात कही गई है कि जो चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव से जो सरकार बनी, वो सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अपन ने कुछ समरी देखी, जितनी भी परिभाषाएं अभी तक अपन ने जानी थी। अब देखें आगे, लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, ठीक है, पता है हम सभी को, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होते हैं। ये समरी ही चल रही है, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उसकी समरी ही चल रही है, जितनी परिभाषाएं पढ़ी हैं उसका सारांश ही चल रहा है। तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, हमें समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात ये है कि जिसमें सभी व्यक्तियों को जो है समान अधिकार होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। एक अच्छा लोकतंत्र किसे कहा जाएगा? एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। आर्थिक न्याय की व्यवस्था या आर्थिक समानता की व्यवस्था किसे कहा जाएगा? यानी कि आर्थिक रूप से देश के अंदर जितने भी आर्थिक अवसर होंगे उसमें सभी की समान भागीदारी रहेगी। जो व्यक्ति जो काम करना चाहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो व्यक्ति वो काम कर सकता है। चाहे किसी भी व्यक्ति हो, अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सभी के लिए आर्थिक समानता की बात कही गई है। जो व्यक्ति जो काम करना चाहे, जिस तरीके से धन उपार्जन करना चाहे,
ठीक है, उस तरीके से धन उपार्जन कर सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय को, नौकरी को चुन सकता है। इसे कहा गया है आर्थिक न्याय। और अगर इसके बावजूद भी आर्थिक समानता अगर नहीं दिखती है तो सरकार ने गरीब तबकों के व्यक्तियों के लिए कुछ योजनाओं का भी प्रबंधन किया है, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के द्वारा जो है आर्थिक न्याय हमें दिखलाई पड़ता है। आगे देखें तो देश में शासन प्रणाली, देश में यह शासन प्रणाली यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। सामाजिक स्वतंत्रता कैसे? समाज में सभी लोग स्वतंत्र हैं, समान है, राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, धार्मिक रूप से सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित नियमों का पालन कर सकता है, पूजा पाठ अनुष्ठान सब कर सकता है, धार्मिक आयोजन भी कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसमें सरकार का, शासन का, संविधान का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और संविधान की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। संविधान किसी एक धर्म को नहीं मानता है, यानी कि सरकार का, राज्य का या केंद्र का कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि किस तरीके से लोकतंत्र में सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता जनता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दी गई है। चलो भाई, अब अपन देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। क्या है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं? लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है? कई सारे देशों के एग्जाम्पल भी देख लिए, सार्वभौम के मताधिकार को जान लिया, समानताओं की बात कर ली, अधिकारों की बात कर ली, न्याय की बात कर ली। तो यही सब तो विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषताओं को अपन अच्छे से देखते हैं। तो पहली विशेषता है कि नागरिकों को भाषण देने व विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किस में आती है भाई? ये स्वतंत्रता के अधिकार में आती है, और जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इस स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ भाई, तो नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति जो है सभाओं का आयोजन कर सकता है, सभा के बीच में, लोगों के बीच में अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है। ये संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके आर्टिकल 19A में ये बात कही गई है। किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल आर्टिकल 19A में ये बात कही गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। अब देखें दूसरी स्वतंत्रता की अपन बात करें तो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था है लोकतांत्रिक सरकार में। स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं, जनता के द्वारा डाले गए वोट के माध्यम से ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा है। भाई, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा जो है लोकतांत्रिक सरकार ने दी है। ठीक है, अब देखें चौथी व्यवस्था की बात करें तो व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद प्रेस को पूर्ण आजादी दी गई है, मीडिया की स्वतंत्रता की बात कही गई है। व्यापारी वर्ग जो है अपना संघ स्थापित कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना एक संघ बना सकता है, अपना समूह बना सकता है, समूह को इकट्ठा करके सभाएं आयोजित कर सकता है, भाषण दे सकता है। कई सारे लोग जो है दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं, यानी कि एक ही देश के अंदर सभी को घूमने की स्वतंत्रता है।
वहां जाके रहने की स्वतंत्रता है, वहां जाके कोई आजीविका खोजने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, वहीं बस जाने की स्वतंत्रता है। तो लोकतांत्रिक सरकार में संविधान ने जो है कई सारी स्वतंत्रताएं हर एक व्यक्ति को प्रदान करी हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार की हमने कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। अब देखेंगे हम गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण। गैर लोकतांत्रिक सरकार के क्या लक्षण हैं या गैर लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं। चलो भाई, तो पहले पॉइंट पे चर्चा करें। लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। भाई गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक सरकार जो है यानी कि जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, राजाशाही या तानाशाही शासन चलता है, राजतंत्र या तानाशाही शासन चलता है, बिना किसी नियम कायदे कानून के डंडे के बल पर शासन चलता है, सिर्फ वहां के राजा का ही शासन रहता है, राजा ने जो बोल दिया वही होगा, ठीक है, जो उनके मूड में बात आ गई वही होगी। तो लोग जो गैर लोकतांत्रिक सरकार के या जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, उन देशों के लोग जो हैं सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते कि भाई सरकार ये गलत काम कर रही है, ऐसा वहाँ के लोग नहीं कह सकते। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में खुलेआम सरकारों की आलोचना लोग आराम से करते हैं। दूसरी बात करें तो शासनकर्ता ही सर्वोसर्वा होता है। तानाशाही शासन में या राजतंत्र में जो व्यक्ति शासन कर रहा है, जो राजा है, वही व्यक्ति जो है सर्वोसर्वा होता है। वही जो है प्रजा ने नहीं चुना उसको, वो खुद शासन करता है और वही सर्वोसर्वा है, उसी की बातें ही चलेंगी। उसकी परिषद में भी जो व्यक्ति होंगे उसकी बातें नहीं चलेंगी। जो शासन कर रहा है, जो राजा है, जो तानाशाह है, वही सबसे ऊपर होगा, उसी की बातें कानून होगी। तीसरी बात करें तो विपक्षी दलों का कोई स्थान ही नहीं होता, राजनीतिक दल ही नहीं होते लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। जबकि कई राजनीतिक दल होते हैं, हर एक व्यक्ति को राजनीति में हिस्सेदारी रखने की स्वतंत्रता है। तो विपक्षी दलों का जो है गैर लोकतांत्रिक सरकार में कोई स्थान नहीं है। आगे की बात करें, चौथी बात करें तो मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है। जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अभी अपन ने देखा कि व्यापारियों को अपना व्यापारिक संघ बनाने की या हर व्यक्ति को, कई व्यक्तियों को अपने हिसाब से अपना समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो है मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं है। अगली बात देखें, पांचवी बात है प्रेस को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं है। जिस तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में प्रेस को पूर्ण आजादी प्राप्त नहीं है। यानी कि मीडिया को आजादी नहीं है, ठीक है। यानी कि मीडिया जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती है, ठीक है। मीडिया की आज़ादी यहाँ पे नहीं है। तो अपन ने देखा कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की क्या लक्षण हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर हैं, कई गुना बेहतर हैं और बहुत कुछ अलग है। चलिए तो अब चलते हैं, अब हम देखें लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क देखें। भाई लोकतंत्र के बारे में पॉजिटिव बातें तो अपन ने काफी सारी सीख ली, काफी सारी अच्छी बातें देख ली कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कंपैरिजन में किस तरीके से बेहतर साबित होती है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हैं, लोकतंत्र के विपक्ष में क्या बातें कही गई हैं, उस बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात कही गई है अस्थिरता की बात कही गई है। किस तरीके से कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। बिल्कुल, हर 5 वर्ष के पश्चात जो है चुनाव होते हैं और हर 5 वर्ष में जो है सरकारें बदलती हैं। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं रहती है सरकार में, देश के शासन में, क्योंकि जब जो सरकार आएगी, जब जो राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तो अपने हिसाब से जो है सरकार चलाएगी। पुरानी योजनाओं को उतने अच्छे से क्रियान्वित नहीं करेगी, पुरानी योजनाओं का बहुत अच्छे से संचालन नहीं होगा, अपने हिसाब से नई योजनाएं लेके आएगी और अपने हिसाब से नई योजनाओं का संचालन करेगी। उसके शासन करने का तरीका अलग रहेगा। तो एक बात आती है लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क में, वो बात आती है अस्थिरता के बारे में। अगली बात करें फैसलों में देरी।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है फैसलों में देरी होती है। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है भाई। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है भाई? राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जैसे हम चुनाव के माध्यम से जानते हैं। चुनाव क्या है? कई सारे राजनीतिक दल जो है मैदान में उतरते हैं, चुनावी मैदान की लड़ाई में उतरते हैं और अपनी अपनी सत्ता बनाने की कोशिशें करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? राजनीतिक लड़ाई तो है ही, क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी ने वो लड़ाई जीत ली उसकी राजनीति जो है चलेगी आगे, यानी कि उसकी सरकार बनेगी, उसका शासन चलेगा। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हर राजनीतिक पार्टी जो है, हर उम्मीदवार जो है, हर राजनीतिक पार्टी का हर उम्मीदवार जो है अपने लिए कुर्सी चाहता है। फिर वहां पे उसके एथिक्स नहीं रह जाते, वहां पे उसकी नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, यानी कि नैतिकता की कोई जगह ही नहीं रहती है। अगली बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक सरकार में जो है गैर लोकतांत्रिक सरकारों के कंपैरिजन में कोई भी फैसला लेने में देरी होती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है भाई? राजा की ही बातें चलनी है, राजा ने जो बोल दिया वही आगे जाके कानून बन जाएगा, वही फैसला हो गया। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब संसद में बैठते हैं तो उन्हीं संसद सदस्यों के द्वारा उन्हीं के बीच में आपसी सहमति, और सहमति से पहले होती है बहस और चर्चा। उसके बाद अगर सहमति बनती है, अगर बनती है तो नहीं बनती तो कोई बात ही नहीं है, फैसला एक तरफ, ठीक है, वो मुद्दा एक तरफ। अगर उनके बीच सहमति बनती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वो प्रस्ताव पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के भी सिग्नेचर हो जाते हैं, अगर राष्ट्रपति की भी सहमति मिलती है तब जाके वो फैसला लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया से हर एक फैसले को गुजरना पड़ता है, तब वो आगे जाके कानून बन पाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में जो है देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है भाई। जो नेता बन गए, जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक तो नेताजी जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव हो गए, कौन सी जनता, कौन सा व्यक्ति, कौन सा आम आदमी, तो नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते जाते हैं। लोगों के हितों के बारे में कोई बात ही नहीं होती है, लोगों के हितों के बारे में कोई बात ही नहीं होती, पता ही नहीं होता है, और इसके चलते खराब फैसले ले लिए जाते हैं। तो दो तर्क अपन देख चुके हैं लोकतंत्र के खिलाफ, एक अस्थिरता और एक फैसलों में देरी। चलिए तो अब चलते हैं आगे। तीसरा तर्क है लोकतंत्र के खिलाफ भ्रष्टाचार की संभावना। क्या है? भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना होती है। किस तरीके से होती है? लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो है महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है भाई, और इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। जब लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति चुनाव जीतना चाहता है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, कितना भी पैसा लगा के सब चुनाव जीतना चाहते हैं, सभी को कुर्सी चाहिए और आगे जाके सबको बड़ी रकम कमानी है भाई, ठीक है। तो क्या बात कही गई है? भ्रष्टाचार कैसे होता है? जब व्यक्ति चुनाव में इतना पैसा खर्च करेगा, उस चुनाव को जीतने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, कुर्सी को प्राप्त करने के लिए जब इतना पैसा खर्च करेगा तो बाद में वो भाई पैसा वसूल भी तो करना है। पैसा कैसे वसूल करेगा भाई? भ्रष्टाचार करके करेगा। और लोकतांत्रिक सरकार में हम सभी जानते हैं कि सत्ता का बंटवारा जो है सभी के बीच में होता है, ऊपर से लेके नीचे तक के हर व्यक्तियों में होता है। तो भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों की हम बात करें भ्रष्टाचार के मामले में, तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों में भ्रष्टाचार जो है वो नहीं हो पाता भाई। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि शासन किसके हाथ में है? एक के हाथ में है, ठीक है। तो नीचे जो उनके व्यक्ति काम करते हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं हो पाता, और यहाँ पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर जगह से करप्शन पाया जाता है।
चलो भाई, तो एक तो हो गई कि लोकतांत्रिक सरकारों में जो है भ्रष्टाचार की संभावना होती है। अगली बात करें, सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई, यानी कि आप और हम जो आम आदमी है, सामान्य लोग हैं, ठीक है, वोट अपन ही डालते हैं, तो अपन को यानी कि सामान्य लोगों को सरकार चुनने में कठिनाई होती है कि किस सरकार को यानी कि किस राजनीतिक दल को हम वोट डालें और किसे हम अपनी सरकार आगे जाके बनाएं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। अब करना क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक विकल्प और दिया गया है भाई आपको चुनावों में, कई सारे विकल्प दिए गए हैं कि आप इस पार्टी को डालिए, इस पार्टी को वोट डालिए, इस पार्टी को, लेकिन वर्तमान में इसी कठिनाई को दूर करने के लिए एक विकल्प आपको दिया जाता है। आपने ईवीएम मशीन के सबसे नीचे देखा होगा तो एक नोटा नाम का विकल्प दिया जाता है। जब देखा कि सामान्य लोगों को सरकार चुनने में कठिनाई जाती है तो एक और विकल्प दे दो भाई, एक और बटन दबाओ। कौन सा भाई? नोटा का। उसके माध्यम से क्या हो सकता है? अगर आपको पता नहीं कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है कौन नहीं है, आप नोटा का विकल्प दबाएं, यानी कि नन ऑफ द अबव। नोटा का विकल्प सबसे नीचे होता है और बाकी सारे विकल्प बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों के विकल्प ऊपर होते हैं। नन ऑफ द अबव यानी कि ऊपर दी हुई किसी भी पार्टी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे कि हमें किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, किसको अपना शासक बनाना चाहिए। तो इसी के चलते इस विकल्प की पेशकश करी गई। तो सामान्य लोगों को इस तरीके से सरकार चुनने में फैसला होता है क्योंकि उन्हें व्यक्तियों के बारे में नहीं पता होता कि हम किस व्यक्ति को चुने और किसको ना चुने, शायद हमारे द्वारा गलत चुनाव ना हो जाए। तो ये हुई बातें कुछ लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ तर्क की। अब लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं उसकी भी अपन जानकारी ले लेते हैं। अब देखें, पहली बात कही गई है कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। क्या बात कही गई है? कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। कौन? लोकतंत्र। किस तरीके से? अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसका प्रमुख कारण मानते हैं दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था थी जहां विपक्ष था और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया, जिसके कारण सरकार ने आगे बढ़कर जनता को सहायता करने वाली कार्यवाही की। और चीन की सरकार ने इस प्रकार के किसी भी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा। जहां लोकतंत्र ने एक तरफ ये बात महत्वपूर्ण समझी कि जनता का ही शासन होता है, इसलिए तो वो लोकतंत्र है, लेकिन चीन ने ये बात नहीं समझी। तो वहां ना लोगों को स्वतंत्रता है, ना मीडिया को स्वतंत्रता है, ना किसी को स्वतंत्रता है, ना ही विपक्षी दल है कि वो सरकार की आलोचना कर सके या मीडिया खुलेआम पूरे देश में, पूरे विश्व में वहां की सरकार की आलोचना कर सके। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में और भारत जैसे कई जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं, वर्तमान की बात करें तो दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारों में भाई विपक्ष भी होता है, सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया भी होती है, जिसके कारण जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी की भागीदारी होती है और शासन को जनता के द्वारा चुना गया है, सरकार को जनता के द्वारा चुना गया है। तो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जनता के लिए उत्तरदायी कौन होगा? जनता के लिए जवाबदेही कौन होगा? भाई लोकतांत्रिक सरकार, जो सरकार जनता ने चुनी है। अगली बात देखें, इसीलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। क्या बात कही गई है? कि इसीलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है वो दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्या बात कही गई है? कि इसीलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है और क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी कि जनता ने चुना राजा को, यानी कि शासक को, तो शासक पे किसकी जिम्मेदारी होगी? शासक पे जिम्मेदारी है वहां की जनता की। शासक किसके लिए जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है? जनता के लिए। ठीक है, बात क्लियर? अब देखें, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है लोकतांत्रिक सरकारों में।
क्या बात कही गई है? बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है लोकतांत्रिक सरकारों में। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं, जिससे कि गलती की गुंजाइश जो है कम हो सके, जिससे गलती की गुंजाइश कम हो सके और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को जो है बढ़ाया जा सके। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि फैसले होने में देरी तो लगती है। ये विपक्ष में तो तर्क कहा गया है, लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क कहा गया है कि फैसले लेने में देरी होती है, लेकिन फैसले लेने में देरी जो होती है उसका रिजल्ट भी क्या निकल के आता है कि जो प्रमुख फैसले हैं वो व्यापक चर्चा और बहसों के बाद लिए जाते हैं, तो वो फैसले जो है बेहतर फैसले या बेहतर निर्णय होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जब कई बहस के बाद, कई सारी चर्चाओं के बाद, कुछ समय बाद जो है निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि गलती की गुंजाइश कम होगी और बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाया जा सकेगा। जहां एक तरफ लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क दिया गया है कि फैसले लेने में देरी होती है, निर्णय लेने में देरी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है उसी के पॉजिटिव अप्रोच में कि फैसले लेने में देरी तो होती है, लेकिन जो फैसला लिया गया है उसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं जो हैं ज़्यादा होती हैं। अब देखें नागरिकों का सम्मान। पक्ष में तर्क है लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों का सम्मान किया जाता है। किस तरीके से? लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। जो हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वह अन्य किसी और व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जाता है, लोगों का आदर सम्मान किया जाता है। वो किसमें पॉसिबल है? वो लोकतांत्रिक सरकारों में भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने जो है लोकतांत्रिक सरकारों के पक्ष में भी कुछ तर्क देखे। अब देखें मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है लोकतांत्रिक शासन में। मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यानी कि अगर किसी समुदाय के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं, किन्हीं व्यक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं, धर्म को लेके, जाति को लेके, यानी कि भारत जो इतनी विविधता भरा देश है, भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग जाति, धर्म, रंग के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनके बीच अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उन टकरावों को संभालने की जिम्मेदारी किसके पास होती है भाई? लोकतंत्र के पास ही होती है। उसके बाद देखें गलतियों के सुधार के अवसर, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलतियों के सुधार के अवसर भी हमें देखने को मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका भी देता है। कौन? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्लियर हो गई बात? अब देखें भाई आगे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, लोकतंत्र का बड़े रूप में क्या अर्थ निकल के आता है। पूरा चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, हर एक पॉइंट को समझ चुके हैं। अब लोकतंत्र का एक बृहत्तर अर्थ, लोकतंत्र का एक बड़ा अर्थ क्या निकल के आता है उसको भी जान लेते हैं। तो लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिक को, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमजोर, उसकी बात का समान महत्व हो। क्या बात निकल के आती है? लोकतंत्र को इतना ज़्यादा समझने के बाद, पढ़ने के बाद क्या बात निकल के आती है कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, लोकतंत्र का बड़े रूप में ये अर्थ निकल के आता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिक को, चाहे वह शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो से क्या तात्पर्य? अगर कोई नागरिक शक्तिशाली है यानी कि शासन के उच्च पदों पर बैठा हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी अमीर या पूंजीपति क्यों ना हो या कमजोर क्यों ना हो, उसकी बात का महत्व समान होता है। यानी कि समानता के अधिकार की बात लोकतंत्र करता है।
सरकार नागरिकों के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये उपाय करें भाई। लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी नियम हैं और जितने भी लाभ हैं, जितने भी अधिकार हैं, उन लाभों का वितरण सभी में समान रूप से हो। दूसरी बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, तीनों तरीकों से व्यक्तियों को सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता की व्यवस्था हो। और गरीबी या शिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं जो हैं लोकतांत्रिक सरकार में होती हैं, और अगर नहीं भी होती हैं तो निरंतर इन चीज़ों को दूर करने के जो है प्रयास जारी रहते हैं, और लोकतंत्र में हर एक चीज को सॉल्व करने की संभावना भी रहती है। तो इस तरीके से जो है हमने लोकतंत्र के बारे में काफी सारी चीजें जानी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र का महत्व क्यों है, लोकतंत्र में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं और समानताएं दी गई हैं जो कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों ने अपने देशों के लिए नहीं दी है। गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक देशों के बीच के अंतर को भी अपन ने समझा। उसके साथ साथ अपन ने जाना कि लोकतंत्र के विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, लोकतंत्र के विपक्ष में भी कुछ बातें हैं, और वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के पक्ष में भी कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद अपन ने सारी परिभाषाओं का सारांश समझा, यानी कि लोकतंत्र का सारांश समझा, और उसके बाद लोकतंत्र का हमने बृहत्तर अर्थ समझा, यानी कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद लोकतंत्र का एक बड़े रूप में क्या अर्थ निकल के आता है, इन सब बातों के बारे में अपन ने जाना। तो आज के सेशन में इतना ही। ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। आज हमने लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, जो कि आपका क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि वन शॉट रिवीजन किया। उम्मीद है कि इससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे, और अभी तक जितना चैप्टर आपने आगे पढ़ा है, इसके पहले जो जितना भी पढ़ा है आपने चैप्टर को, आपने 2 से 3 पार्ट में एमसीक्यू, एमआईक्यू और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ चुके होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है पूरे लेक्चर की, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। और वन शॉट रिवीजन या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के जरिए आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, सारी चीज़ें फिर से समझ में आ गई होंगी। और सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती हैं, ये सारी चीज़ें, चाहे वो चैप्टर हो, कंप्लीट चैप्टर हो, चाहे उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, सारा कुछ आपको कहाँ मिलता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स दोनों अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, और 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हुए चलते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इन तीनों बोर्ड के पूरे कोर्सेज 7 से 12th तक के सारे कोर्सेज हम कराते हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में अवेलेबल है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जैसे कि आप इसको फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन को, आज के वन शॉट रिवीजन को, आज के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।